My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे, रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स से। चैप्टर लेंगे हम आज स्टडी के लिए डिमांड का। जी हाँ, थ्योरी ऑफ डिमांड का। और इसका सब टाइटल जो आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ डिमांड। जी हाँ, वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ बच्चों, क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट और अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहती हैं, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये लॉ हमें बताता है कि किसी एक वस्तु की मात्रा इंक्रीज तभी होती है जब उस वस्तु से रिलेटेड उसका प्राइस, जब उस वस्तु का खुद का प्राइस फॉल होता है। जी हाँ, किसी एक क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज तब कर सकते हैं जब उसका प्राइस डिक्रीज होता है। जी हाँ, और इसके वाइस वर्सा दूसरा होता है, यदि किसी एक वस्तु की क्वांटिटी डिक्रीज होती है क्योंकि उसकी वजह हो सकती है उस वस्तु का प्राइस इंक्रीज हो जाना। तो अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि किसी एक वस्तु की डिमांड और उसकी प्राइस के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं। और लॉ ऑफ डिमांड हमें यह बताता है इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में। जी हाँ, इनवर्स रिलेशनशिप कैसे? जैसे स्टैटिकल वे में मैं दिखाऊंगा तो आपको ये होगा, अगर प्राइस राइज होती है, ये एरो ऊपर की तरफ है, अगर प्राइस राइज होती है तो डिमांड फॉल हो जाएगी, ये नीचे की तरफ आ गया। अगर किसी एक वस्तु का प्राइस फॉल होता है तो उस वस्तु की डिमांड राइज हो जाएगी। कहने का मतलब है कीमत ज्यादा, अगर किसी एक वस्तु की कीमत ज्यादा हो जाती है, उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसकी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, जो उस वस्तु की मांग है वो घट जाती है। मांग का मतलब यहां किसी एक वस्तु की मात्रा से है। और कीमत अगर किसी वस्तु की कम हो जाती है तो उसकी हम डिमांड ज्यादा करने लगते हैं। कीमत किसी वस्तु की कम हो जाती है तो उसकी डिमांड हम ज्यादा करने लगते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड। एजम्पशंस के लिए मैं आपको बताता हूं, ये जो अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट लगाई थी मैंने, या मैंने कहा था अदर थिंग बीइंग्स इक्वल, ये वो डिटरमिनेंट है जो डिमांड को तय करते हैं। एजम्पशंस क्या होती हैं? किसी भी लॉ को पढ़ाने से पहले इकोनॉमिक्स में उसकी एजम्पशंस बताई जाती हैं कि लॉ कुछ सीमाओं के अंदर लागू होता है, उन सीमाओं को, उन फैक्टर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को हम लोग एजम्पशंस का नाम देते हैं, जिनकी प्रेजेंस में कोई नियम लागू होता है। अगर ये एजम्पशंस ब्रेक होती हैं तो वो नियम लागू नहीं होता है। कैसी कैसी एजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमांड की? इस लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि टेस्ट और द प्रेफरेंसेस, ये एजम्पशंस के अंदर बता रहा हूं, टेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर डजंट चेंज। कंज्यूमर के टेस्ट में, कंज्यूमर के प्रेफरेंस देने में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर कंज्यूमर का टेस्ट बदल जाता है, उसका इंटरेस्ट बदल जाता है, वो कम रुचि लेता है या उसकी प्रेफरेंस बदल जाती है, तो कीमत कम होने पर भी वो ज्यादा वस्तुएं नहीं खरीदता है, लॉ ऑफ डिमांड वहां ब्रेक हो जाता है। तो कंज्यूमर का टेस्ट और कंज्यूमर का प्रेफरेंस नहीं बदलना चाहिए, उसका बिहेवियर नॉर्मल रहना चाहिए। दूसरा, द प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स डजंट चेंज। अब रिलेटिव गुड्स क्या होती है? रिलेटिव वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अब रिलेटिव वस्तुओं के बारे में जानेंगे। रिलेटिव वस्तुएं क्या होती हैं? रिलेटिव वस्तुएं होती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पे यूज की जा सकती हैं। सर्दियों के दिन है, आपका कोई गर्म पदार्थ पीने का मन है, कॉफी मिल जाए तब पी लोगे, चाय मिल जाए गर्मा गर्म तब पी लोगे, ठीक है। तो कॉफी और चाय ये एक दूसरे के स्थान पर क्या है, यूज किए जा सकते हैं। आइदर यू वांट टू ड्रिंक कॉफी और वुड लाइक टू ड्रिंक टी। तो अगर ये मिल जाती है तो ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, अगर ये मिल जाती है तो इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर इनमें से किसी एक का प्राइस सस्ता होगा तो कस्टमर उसकी तरफ भाग जाएगा। तो जो हमारी वस्तु है जिसकी क्वांटिटी डिमांडेड की जा रही है, उसकी कोई सब्स्टिट्यूट वस्तु भी है, उसका प्राइस कम होगा तो हमारी वस्तु को छोड़कर लोग उस पर चले जाएंगे। और अगर हम, हाँ ऐसा ही होता है, अगर मान लीजिए हमारी वस्तु कॉफी है, ठीक है,
और टी है, दोनों एक रेट पर चल रहे हैं, लेकिन टी सस्ती हो जाती है तो लोग हमारी कॉफी को छोड़ करके टी की तरफ मूव करेंगे। तो कहना ये चाहता हूं मेरे बच्चों, जो मैं समझा रहा हूं आपको, कि रिलेटिव वस्तुओं के प्राइस में चेंज होने पर जो है कंज्यूमर जो है इस लॉ को, ये लॉ जो है वो ब्रेक हो जाता है। तीसरा कहना चाहता हूं, तीसरा है देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। एक व्यक्ति की, एक बायर की, एक कंज्यूमर की इनकम में चेंज नहीं आना चाहिए। अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो भी वो लॉ ऑफ डिमांड को ब्रेक कर देता है, क्योंकि जब एक इंसान की जो इनकम है वो बढ़ती है तो ज्यादा इनकम होने पर वो महंगी वस्तुओं को ज्यादा खरीदने लगता है। जी हाँ, ज्यादा वस्तुओं की डिमांड करने लगता है, वो लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कम कीमत पर ज्यादा वस्तु खरीदते हैं और ज्यादा कीमत पर कम वस्तु खरीदते हैं। लेकिन यहाँ जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इस लॉ को वो ब्रेक कर देता है, वो कीमत बढ़ने पर भी ज्यादा वस्तुओं की डिमांड कर सकता है, क्योंकि इसकी इनकम इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से 2 या 3 एजम्पशंस किसी भी लॉ से पहले बतानी जरूरी होती हैं। एक मैंने बताया, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज नहीं आना चाहिए, उससे जो हमारी गुड्स है उससे रिलेटिव कोई वस्तु है तो उस वस्तु के अंदर भी कोई प्राइस का चेंज नहीं आना चाहिए। और तीसरी बात जो मैंने बताई कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये भी बदलनी नहीं चाहिए। अब बारी आती है कि लॉ ऑफ डिमांड को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक स्केड्यूल का सहारा भी ले सकते हैं और लॉ ऑफ डिमांड को जो है एक डायग्राम से भी बताया जा सकता है। देखिए स्केड्यूल क्या है, अगर प्राइस राइज हो रहा है, देखिए अगर प्राइस राइज होगा, हम ये कह रहे थे कि किसी एक वस्तु का प्राइस राइज होता है तो उस वस्तु की डिमांड क्या होती है, फॉल होती है। देखिए प्राइस कैसे राइज हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह प्राइस हो रहा है राइज। वही बनाया है मैंने, प्राइस राइज हो रहा है। क्वांटिटी क्या हो रही है, फिर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो फॉल हो रही है। एक प्राइस पर 5 क्वांटिटी की डिमांड की जाती है, एक वस्तु 1 रुपए की प्राइस पर 5 आइसक्रीम की डिमांड होती है। आइसक्रीम की डिमांड मान लीजिए 2 रुपए प्राइस पर डिमांड कम होगी 4 हो गई, 3 रुपए प्राइस पर और कम हो गई। इस तरह जिस तरह किसी एक वस्तु का प्राइस राइज हो रहा है या आइसक्रीम का प्राइस राइज हो रहा है तो आइसक्रीम की डिमांड क्वांटिटी घटती जा रही है। इसी का हम डायग्राम बनाएंगे। OS एक्सिस पर हम ले रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड और OY पे ले रहे हैं हम प्राइस। अब यहां पर हमने ले लिया 1 2 3 4 5 क्वांटिटी डिमांडेड, 1 2 3 4 5 प्राइस। क्या था, 1 रुपए प्राइस पर 5 क्वांटिटी की डिमांड की जाती है, प्राइस 1 है, कितनी क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है, 5 की, तो यहां पर एक डॉट लगा दीजिए। इस तरह 2 रुपए प्राइस पर डिमांड की जाती है 4 क्वांटिटी की, यहां भी एक डॉट लगा दीजिए। 3 रुपए प्राइस पर कितनी डिमांड की जाती है, 3 क्वांटिटी की, यहां पर एक डॉट लगा दीजिए। 4 पे 4 की जाती है, 5 पे 5 की जाती है। इस तरह से आपके पास एक डीडी कर्व आ जाता है। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो हमें कहते हैं डिमांड कर्व हमारे पास आ गया। और ज्यादा के लिए आप इसको जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे लिख सकते हैं। इससे लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। तो वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।